नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केंद्र उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सार्थक बैठक के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी इनविटेशनल मीट में 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से वडोदरा में होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है। रांची के मेसरा में आज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली प्रगति और मशीन द्वारा सीखने के कारण बड़े बदलाव नजर आएंगे। The coming years are going to be even more dramatic, with far-reaching advances expected, particularly in artificial intelligence and machine learning. As AI rapidly transforms economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का जोश और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अन्वेषकों और उद्यमियों को परंपरागत समुदायों के ज्ञान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। The great opportunities being created should be available to all. The great transformations being brought about should benefit all. I am referring to the youth whose enthusiasm and commitment will be the key ingredient in the making of Viksit Bharat. महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है। राष्ट्रपति महोदया नारी शिक्षा की प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विषम परिस्थिति में भी उच्च शिक्षा ग्रहण की। अपने कार्यकाल के दौरान बालिका शिक्षा और शक्तिकरण हेतु उन्होंने राज्य में स्थित विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भ्रमण भी किया। उनकी प्रेरणा से देश की लाखों बेटियां पढ़ने हेतु आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न दीक्षांत समारोह में देखा जा रहा है कि हमारी छात्राएं छात्रों की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इंजीनियरिंग संस्थान के 6 महीने तक चलने वाले समारोह इस वर्ष 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर कल रांची पहुंची थीं। बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला शिक्षा पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें संस्थान के संकाय और छात्रों द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया था। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस पर प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती छात्रों और प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही संस्थान के समृद्ध इतिहास को रेखांकित करती स्थापना दिवस स्मारिका जारी की गई। राष्ट्रपति ने इस दौरान संस्थान का स्मारक पदक भी जारी किया। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों पर विचार विमर्श किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सार्थक बैठक के लिए डॉक्टर जयशंकर का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने में भारत के मजबूत प्रयासों पर विश्वास व्यक्त करता है।
उन्होंने भारत के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के एक ड्रोन ने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकिरण रोकथाम केंद्र को काफी क्षति पहुंचाई है। हालांकि ज़ेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था ने पुष्टि की है कि इस घटना के बाद विकिरण का स्तर सामान्य है। ये हमला ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के अधिकारी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में चर्चा के लिए म्यूनिख पहुंचे हैं। गजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास ने पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत आज दोपहर इसराइल के 3 और बंधकों को रिहा कर दिया। समझौता लागू होने के बाद से छठी बार बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में इन लोगों को बंधक बनाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के निर्माण और नवीनीकरण में अनियमितता के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इसी बंगले में रहे थे। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि आयोग ने तथ्यों के आधार पर शिकायत का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि बंगले का वास्तविक क्षेत्रफल 2 एकड़ से भी कम था, लेकिन साथ लगे बंगलों और टाइप 5 के 8 फ्लैट को खाली कराकर इस बंगले में मिला दिया गया। इसके बाद इस बंगले का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 8 एकड़ हो गया। उन्होंने कहा कि ये पूरा ढांचा ही अवैध है। जो शीश महल दिखाई दे रहा है, खाली इतना नहीं है वो, उसके साथ वहाँ पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए और इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आदेश दिए हैं सीपीडब्ल्यूडी को। मैं सीवीसी के इस कदम का स्वागत करता हूं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापे मारे हैं। छापों में 1 करोड़ रुपए की नकदी, $1000 की विदेशी मुद्रा और सोना बरामद हुआ है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर अवैध गतिविधियों और क्रिप्टो की धोखाधड़ी में संलिप्त थे। ये लोग फर्जी तकनीकी सहायता परामर्श का झांसा देकर देश और विदेश में लोगों को ठगते थे और उनसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में धनराशि अंतरित करने को कहते थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र के एक दल ने कल चंडीगढ़ में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष 22 फरवरी को अगले दौर की बात करने पर सहमत हुए। बैठक के बाद श्री जोशी ने मीडिया को बताया कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगली बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया कि कार छत्तीसगढ़ के कोरबा से प्रयागराज आ रही थी, जबकि यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज कराने का आदेश दिया है। गुजरात के दाहोद में इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर कल रात एक सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ से 10 श्रद्धालुओं को ला रही एक वैन के लिमखेड़ा के निकट राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकराने से ये दुर्घटना हुई। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जनकराज कोतवाल के नेतृत्व में स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष इस आयोग का गठन किया गया था।
आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। आयोग द्वारा इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर निगम के लिए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमेरी इन्विटेशनल मीट में पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। 7 मिनट 38 सेकंड में दौड़ पूरी कर गुलवीर ने न केवल रजत पदक जीता बल्कि उन्होंने सुरेंद्र सिंह के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रोमेन लेगेंड्रे ने स्वर्ण जबकि मोर्गन बिडलस्कॉम ने कांस्य पदक जीता। 5000 मीटर आउटडोर, 10,000 मीटर आउटडोर और 3000 मीटर इंडोर में गुलवीर सिंह के नाम 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे वडोदरा में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में कल रात वडोदरा में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया था। हॉकी में FIH प्रो लीग के 2024-25वें सीजन में आज भारतीय पुरुष और महिला टीमें अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में शाम 5:15 बजे भारतीय महिला टीम का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि इसी मैदान में शाम 7:30 बजे पुरुष टीम स्पेन से खेलेगी। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 3 से 5 मई तक आयोजित की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका एथलेटिक्स फेडरेशन ने कल ये जानकारी दी। फेडरेशन ने बताया कि चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी भाग लेंगे। दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 17 साल बाद वापसी हो रही है। 2008 में अंतिम बार यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 3 दिन के दौरान 2250 अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर 12 बजे तक 73 लाख से अधिक लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के लिए आज और कल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। इसी क्रम में परिवहन निगम ने यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के विभिन्न अस्थायी बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित होगी ताकि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। परिवहन मंत्री ने नोडल अधिकारियों को महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन आज और कल बंद रहेगा। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 की 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सदगुरु ने सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। सदगुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत सचेतनता तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है। Examination is just an evaluation to see whether you're fit enough to go to the next step or not. And education is about giving you access to life. Now you're sitting here, this lawn, this every blade of grass. You must. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केंद्र उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से चर्चा की। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।